बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से एक शार्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में दिया जाता है, जिसमें आपको कोई सी 2 या 3 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स बता दी जाती हैं और आपने उन्हें डिफाइन करना होता है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर हमने फिज़िक्स को ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया। तो उसका बिल्कुल सिंपल और आसान सा आंसर है कि जो फिज़िक्स का नॉलेज है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, ठीक है, नई नई थ्योरीज आ रही हैं। अब इतना ज़्यादा नॉलेज एक ही सब्जेक्ट के अंडर रखते हुए उसे स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको कैटेगराइज कर लिया, यानी इसको ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, ताकि जिस भी हिस्से को आप स्टडी करना चाहते हैं आप उसे आसानी से स्टडी कर पाए। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस को डिस्कस करना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ब्रांचेस में हमारे पास मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, रिलेटिविटी है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपकी इस बुक में नहीं दी गई, लेकिन क्योंकि आपका जो पेपर है वो SLO बेस होगा, इसलिए जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं वो भी मैं आपको सेकंड बोर्ड पे जाके एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें प्लाज्मा फिजिक्स है, हीट है, साउंड है और इसके अलावा हमारे पास जियो फिजिक्स है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ज़रा अपने माइंड को क्लियर रखिएगा कि आपने यहाँ पर सीखना क्या है। सीखना आपने ये है कि ये जो फिज़िक्स का सारा नॉलेज है जिसको हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया, किस ब्रांच के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, क्या स्टडी करेंगे, बस ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक बात और आपको बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि इस लेवल पर नहीं सीखेंगे आप। कुछ आप 9th में, कुछ 10th में, कुछ फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकंड ईयर में सीखेंगे। इसलिए जितना आपके लेवल के मुताबिक होगा उतना ही मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी मैकेनिक्स की। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स में जब भी मैकेनिक का लफ्ज़ आएगा ना, अपने माइंड में फ़ौरन ले आइएगा, भाई मोशन की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी हरकत करते हुए जिस्मों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्यों हरकत कर रहे हैं, यानी क्यों मूव कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, काजिज़ को डिस्कस करेंगे और उनके हरकत करने के क्या असरात होंगे, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ये सब चीज़ें आप मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत आसान डेफिनेशन है। It is the study of objects in motion, its causes and effects। यानी ये मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी होती है। ठीक है, और मूविंग ऑब्जेक्ट के मूव करने की क्या वजह है उसके बारे में स्टडी होती है, और मूव करने से असरात क्या पैदा होते हैं, क्या असर होते हैं, उसको यहाँ पे आप स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे फिर आप बात करेंगे जी थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के जरा अगर आप नाम पे गौर करें तो बच्चों ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनामिक। जो लफ्ज़ थर्मो है, थर्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट, ठीक है, और डायनेमिक का मतलब होता है इन मोशन। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक का मतलब है हीट इन मोशन, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं हीट इन फ्लो। तो याद रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हीट इन फ्लो को डिस्कस करेंगे, यानी मूव करती हुई हीट को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ओके, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जरा। इट इज द स्टडी ऑफ हीट इन फ्लो। ये हीट को फ्लो करते हुए आप स्टडी करते हैं यहां पर, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क एंड अदर फॉर्म। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्या सीखते हैं कि हीट को किस तरह से वर्क में तब्दील किया जाएगा, यानी आप एक किसी भी बॉडी को हीट देंगे और वो बदले में आपको वर्क करके देगी। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कन्वर्जन है हीट एनर्जी की टू द अदर फॉर्म, हीट को किस तरह से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में आप कैसे तब्दील कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी बॉडी को जो है वो हीट एनर्जी दे रहे हैं और उसके बदले में वो मूव हो जाए। मैकेनिकल एनर्जी होती है मूव करने वाली एनर्जी,
ठीक है। तो आप किसी बॉडी को हीट एनर्जी दे रहे हैं और बदले में वो मूव करना शुरू कर दे, तो आपने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप हीट इन मोशन डिस्कस करते हैं, यानी हीट को मूव करते हुए पढ़ेंगे, और इसके अलावा हीट की कन्वर्जन वर्क में और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे होगी वो आप यहां पर स्टडी करेंगे। उसके बाद बच्चों फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। अब यहां पर पहले आपको ऑसिलेशंस का और वेव्स का पता होना चाहिए कि ऑसिलेशंस क्या होती हैं और वेव्स क्या होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ऑसिलेशन कहते हैं किसी भी बॉडी का एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे वाइब्रेट करना या मूव करना। ये जैसे देखिए, ये हमारे पास एक मीन पोजीशन है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है, ये से आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, तो ये एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है। हम इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, या हम कहते हैं ये बॉडी ऑसिलेशन कर रही है, ठीक है। तो ऑसिलेशंस बेसिकली क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, यानी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे मूव करना। जैसे अक्सर आपने पार्क में झूले लिए होंगे, एक यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पोजीशन थी झूले की, वो उसकी दरमियानी पोजीशन है, उससे आप पीछे आते हैं फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस। दूसरी बात है जी वेव्स। बच्चों वेव्स पता क्या है, सिंपली लहरें, लहरों को वेव कहते हैं, सही है। जैसे आपने पानी के अंदर एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर फेंकने से उसकी सरफेस के ऊपर लहरें बनती हैं, आपने अक्सर देखी होंगी, ठीक है। उनको इंग्लिश में हम वेव्स कहते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो भी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि आप जब किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो मीडियम के जो ज़र्रात है ना, जो पार्टिकल्स हैं, वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाते हैं, यानी वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, उससे वेव्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी ठहरा हुआ है, बिल्कुल रेस्ट पे है, ठीक है। आपने उसके अंदर एक पत्थर को फेंका, जब आप पानी में पत्थर को फेंकते हैं ना, तो आपने डिस्टर्ब कर दिया पानी को। पानी जरिया है वेव बनाने का, जिसको इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। पत्थर फेंकना उसमें डिस्टर्बेंस है, तो आपने मीडियम को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से मीडियम के ज़र्रात ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, वेव्स बनाएंगे। तो याद रखिएगा ऑसिलेशंस क्या है बच्चों, वाइब्रेटरी मोशन यानी फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हरकत, और वेव्स क्या है, वेव सिंपली लहरें हैं। अभी आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। हम यहाँ पे ऑसिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा ऑसिलेशंस का वेव्स के साथ क्या ताल्लुक है, ऑसिलेशंस का वेव्स के साथ क्या ताल्लुक है, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे वो भी देख लो। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑसिलेशंस एंड वेव्स, यानी ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑसिलेशंस और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे मैंने बताया कि ऑसिलेशंस और वेव्स क्या होती हैं। ऑसिलेशंस आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन, एंड वेव्स आर डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, मीडियम में डिस्टर्बेंस, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है बच्चों हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब इसके नाम से जाहिर है जी ये एटम और न्यूक्लियस के बारे में होगी। अब एटम का पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो हर चीज़ है ना वो मैटर है, ठीक है, लाइट के अलावा। देखिए आसपास पड़ी हुई सब चीज़ें क्या है, ये मैटर है। ये वुड का पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैटर है। बुक्स पड़ी हैं वो मैटर है, ठीक है। और आपके फर्नीचर पड़ा है रूम के अंदर वो मैटर है। नीचे कालीन पड़ा है वो मैटर है। दीवारें मैटर हैं, ठीक है, ये सब मैटर है। और मैटर को जब आप छोटे से छोटा ज़रा लेते हो ना तो वो एटम कहलाता है, ठीक है। यानी आपके पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ये उसके अंदर जो है वो एटम्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये सॉलिड आ गया और सॉलिड जो है वो छोटे छोटे एटम्स जुड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, इस तरह का सॉलिड बनता है। या लिक्विड में भी एटम्स ही होते हैं, गैस में भी एटम्स होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें से हम एक ले लेते हैं जी, ये एक ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया एटम। इसको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है एटम के इस तरह से, ठीक है, और उसके अराउंड जो है वो हमारे पास एक पार्टिकल होता है जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो घूम रहा होता है ऐसे ऐसे, इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ऐसे, ठीक है, ये इसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब जरा बात ध्यान से सुनेगा, ये है हमारे पास एटम, ठीक है। सेंटर में जो इसका मौजूद है ये न्यूक्लियस है। बाहर जो पार्टिकल घूम रहा है ना, बाहर जो पार्टिकल, इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन ई से शो करूंगा, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं,
ठीक है, ये पार्टिकल्स है जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर न्यूक्लियस के घूम रहा होता है। ये है एटम। अब एटम का आपको पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। अब यहाँ पर ना एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने क्या स्टडी करना है? पहले बच्चों यहाँ पे आपने ये सीखना है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है ये, तो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगा इसके अंदर। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किन किन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या खसूसियात हैं एटम की, वो आप यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स भी है, तो यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने जो है वो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करनी है और न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्लास 10th में जाके आपको डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, सही है। तो न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात होगी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी, न्यूक्लियस के रिएक्शंस के बारे में बात होगी। तो ये सब चीजें जो है वो आप यहां पर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रहे कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे, हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, एटम की स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एटम की वो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ये सब चीजें आपने यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहां पर मैंने डिफाइन भी किया है इसको, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, ठीक है। पहला पोर्शन में यहां पर एटम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि ये एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी है, एंड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियस का बिहेवियर जो है उसके बारे में स्टडी जो है वो आप इस न्यूक्लियर वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में आप एक एटम के प्रॉपर्टीज और एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज दोनों को कलेक्टिवली यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके जी, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाती है क्वांटम फिजिक्स। अब बच्चों क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, ये एक नई टर्म है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जो है ना वो आप सेकंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा जो कि आप आसानी से समझ सकें। बच्चों फिजिक्स के बारे में तो आप जानते हो ना, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मैटर के बारे में स्टडी है, एनर्जी के बारे में स्टडी है, और मैटर का एनर्जी से क्या ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी है, ठीक है। तो फिर क्वांटम फिजिक्स क्या हुई? क्वांटम फिजिक्स में भी हम यही करेंगे, मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, मैटर एनर्जी का आपस में ताल्लुक क्या है उसको स्टडी करेंगे, लेकिन एट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या होता है? देखो ये एटम है ना, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन पाया जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम वही मैटर को डिस्कस करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे, इनका आपस में ताल्लुक को डिस्कस करेंगे, लेकिन एट सब एटॉमिक लेवल, बड़े लेवल पर नहीं, छोटी सतह पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में जब हम डिफाइन करते हैं तो ओवरऑल हम बात करते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम छोटी सतह पे बात करेंगे। छोटे छोटे पार्टिकल, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इनके लेवल के ऊपर आके मैटर को डिस्कस करेंगे, इनके लेवल पर आके एनर्जी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एट सब एटॉमिक लेवल, ठीक है। मैटर के बारे में स्टडी है, एनर्जी के बारे में स्टडी है, इनके दरमियान रिलेशन उसके बारे में स्टडी है, लेकिन प्यारे बच्चों एट सब एटॉमिक लेवल यानी छोटे लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पर आके स्टडी करेंगे, सही है। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है जी हमारे पास ऑप्टिक्स, ठीक है। अब ऑप्टिक्स जो है ये हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, लाइट की नेचर कैसी होती है वो हम सीखेंगे, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, सही है। तो हम जब लाइट के बारे में स्टडी करना चाहेंगे, उसकी नेचर क्या है उसके बारे में स्टडी करना चाहेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में स्टडी करना चाहेंगे, और लाइट से बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमरा है, ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, तो उनके बारे में जब हम स्टडी करना चाहेंगे तो बच्चों हम ऑप्टिक्स में करेंगे। क्लियर हुई बात? ऑप्टिक्स का ताल्लुक किसके साथ है? लाइट के साथ। लाइट के बारे में स्टडी, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी, लाइट का बिहेवियर, लाइट के जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वर्किंग, ये सब चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट,
इसमें लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि लाइट की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कैसी है, बहुत तेज लाइट है, बहुत हल्की लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका कलर कौन सा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट में लेकर आएंगे। इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इसका इस्तेमाल जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में है उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बता दिया प्यारे बच्चों, कैमरा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइट का इस्तेमाल करते हुए इमेजेस लेते हो आप, ठीक है। माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लाइट का इस्तेमाल करते हुए आप छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास बाइनोकुलर्स है, दूरबीन, उससे आप दूर दराज देख सकते हो, ये भी आपकी जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस है। इसके अलावा और बहुत सारी डिवाइस जैसे टेलीस्कोप है हमारे पास, ठीक है। तो बेशुमार डिवाइसेज है, हम यहाँ पे सारी डिस्कस नहीं कर सकते, सही है। इन सब के बारे में जो स्टडी है बच्चों वो ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का दोनों का आपस में मिक्सचर है, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है ना उसको डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखते हैं आप, हम चार्जेस इन मोशन, यानी चार्ज जब मूव करता हुआ जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, चार्ज जब रेस्ट पर होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो करंट है, करंट के जो इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर तो आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लें तो गुड, नहीं तो आप 10th क्लास में जाके इसको डिटेल के साथ जो है वो सीख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या ताल्लुक होता है, ठीक है। पहले आपको मैंने ये बता दिया कि भाई इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर आप चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे जब चार्ज मूव ना कर रहा हो, रेस्ट पे हो। जैसे फर्ज कर लो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, ये मूव नहीं कर रहा, चार्ज मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, जब वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, उसके बारे में आप स्टडी करेंगे इसके अंदर। उसके बाद चार्जेस इन मोशन, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा होगा, ठीक है, फिर उसको स्टडी करेंगे। जैसे हमारे घरों में जो करंट आता है ना, फैन चलता है, लाइट चलती है, सब चीज़ें चलती हैं, सही है। अब इसमें करंट जो है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है तारों के अंदर, तो वो तारों में जो करंट फ्लो करता जा रहा है ना, असल में वो चार्ज फ्लो करके जा रही है। तो उनके बारे में जो स्टडी होगी ना प्यारे बच्चों, वो भी आप यहीं पे डिस्कस करेंगे उसको, ठीक। बात समझ में आ गई? ओके। तो करंट जो है क्या होता है, फ्लो करना, चार्ज का फ्लो करना करंट है, सही है। चार्ज अगर फ्लो नहीं करता तो करंट नहीं है। तो आप यहां पे दोनों को स्टडी करेंगे। चार्जेस को एट रेस्ट में स्टडी करेंगे। एट रेस्ट में क्या आप स्टडी करेंगे, चार्ज की नेचर को डिस्कस कर लेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर चार्जेस का आपस में इंट्रैक्शन कराया जाए, यानी एक दूसरे के करीब लाया जाए, तो क्या होगा, क्या पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, क्या होगा, ये वाली बातें जो है ना वो यहां पर डिस्कस करेंगे आप, ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट में। उसके बाद फिर करंट का फ्लो करना मैंने बताया, ठीक है। चार्ज जब मूव करके हो जाएगा हम बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो को हम डिस्कस करेंगे, सही है। तीसरी चीज आ जाती है जी इसका इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ ताल्लुक, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब एक कंडक्टर से करंट पास करता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या होती है? देखो ये एक मैग्नेट है ना, मैग्नेट, मैं ऐसे बना देता हूं मैग्नेट को रफ सा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अब इसके इर्द गिर्द ना प्यारे बच्चों एक ऐसा इलाका होता है मैग्नेट के इर्द गिर्द कि जहां पर कोई और मैग्नेट आया ना तो वो अट्रैक्शन करेगा या रिपल्शन करेगा, या उसकी तरफ भागा चला आएगा या उससे दूर चला जाएगा। अगर मैं दूसरा मैग्नेट यहां रखता हूं, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, यहां कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, यहां पर कोई नहीं, यहां पे कोई नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन में, इस इलाके में इंटर होऊंगा ना, तो फटाफट से या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, या उसको दूर करेगा। तो ये जो इलाका होता है ना इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के गिर्द पाई जाती है, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर से करंट पास करता है ना, एक ये फर्ज कर लें एक वायर है, इसमें से करंट पास करता है, तो इसके गिर्द भी ऐसा ही इलाका बन जाता है, इसके गिर्द भी एक इसी तरह का इलाका बन जाता है जैसा कि इस मैग्नेट के गिर्द बनता है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक हो गया। और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के पास कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखते जाए, लाइक आयरन का एक आप जो है वो एक नेल ले लें, कील ले लें, ठीक है, तो वो मैग्नेट बन जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ एक ताल्लुक है। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखना चाहते हो ना, तो मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो सके। देखो प्यारे बच्चों, आप एक छोटा सा जो है ना वो आयरन का बना हुआ एक कील ले लो, आयरन का लेना है, कोई और नहीं लेना, ठीक है। ये आपने ले लिया एक कील, उसके बाद एक वायर ले लो, वायर को जिसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई हो,
उसको ना आप इसके ऊपर ऐसे बाउंड कर दो ऐसे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक बैटरी या एक सेल लगा दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इस तरह लगा दो, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो जब आपने इस तार में से करंट को पास कराएंगे ना तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कील जो है वो मैग्नेट बन जाएगा। अब अगर इसके पास आप कोई भी लोहे की बनी हुई पिन लेके आएंगे ना तो फटाफट से उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा, जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। जैसे ही बैटरी को यहाँ से निकाल लोगे वो अट्रैक्शन छोड़ देगा, बैटरी लगाओगे फिर अट्रैक्शन आ जाएगी। तो यहाँ से पता चला कि भाई ये जो करंट है ना, करंट का मैग्नेटिज्म के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। उस ताल्लुक को यहाँ पर आप स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ जो ताल्लुक है वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये उम्मीद है आपको ये एग्जांपल से कुछ आइडिया हो गया होगा कि भाई करंट का या इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ एक ताल्लुक पाया जाता है, उसको आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं बताता क्योंकि फिर आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि आप नए नए फिजिक्स में आए हैं अभी, ठीक है। ओके जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी ब्रांच हमारी रिलेटिविटी, ठीक है। अब रिलेटिविटी जो है वो इसके अंदर आप क्या स्टडी करेंगे। ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, अगर आप उसको आसानी से समझ पाएँ गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, सही है। आपने बस इतना याद रखना है कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि भाई आपके पास जो स्पेस एंड टाइम है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए ये बात समझना मुश्किल है क्योंकि 12 का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको इजी करके समझाता हूँ। बस आप इतना याद रखिए कि ये थ्योरी ये बताती है कि कोई भी बॉडी मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं है, ना ही कोई बॉडी मुकम्मल तौर पर मोशन में है। किसी के लिहाज से वो मोशन में होगी, किसी के लिहाज से वो रेस्ट में होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे रूम में ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं ना इस तरफ मूव कर रहा हूँ, ना इधर मूव कर रहा हूँ, ना उधर मूव कर रहा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। अब क्या ख्याल है आपका कि मैं मुकम्मल तौर पर रेस्ट पे हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं हूँ। अगर आप मेरे सामने बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं तो हिल भी नहीं रहा, अपनी जगह पर रुका हूँ, तो आप कहेंगे कि आप रेस्ट में। लेकिन मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ और ज़मीन घूम रही है। अब ज़मीन से बाहर कोई बंदा अगर देखे मुझे, यानी जो हमारी ज़मीन पे नहीं है, किसी और चेहरे से देखेगा तो उसको नज़र आएगा कि मैं घूम रहा हूँ उसके ऊपर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आपके लिहाज से मैं रेस्ट में हूँ, उस बंदे के लिहाज से जो हमारी ज़मीन पर नहीं है, कहीं और बैठा हुआ है, उसके लिहाज से मैं मोशन में हूँ। तो एक ही वक्त में मैं रेस्ट में भी हूँ, मैं मोशन में भी हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं होती, ना कोई बॉडी मुकम्मल तौर पर मोशन में होती है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप बस में बैठे हुए हैं, आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है। आप देखते हो आपका दोस्त इधर बैठा हुआ है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा, वो तो रेस्ट पे है। थोड़ी देर के बाद फिर देखते हो वहीं बैठा हुआ है, फिर देखते हो रेस्ट पे है, वहीं बैठा हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा, रुका हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, आप बोलेंगे वो तो रेस्ट कर रहा है। लेकिन ये एक कोच है जिसमें वो बैठे हैं आप दोनों, और ये कोच चलती हुई जा रही है। कोई बंदा अगर बाहर बैठा हुआ है इसको देखेगा ना, उसके लिहाज से तो वो मूव कर रहा है। अब वो बंदा आपके लिहाज से रेस्ट पे है, बाहर खड़े शख्स के लिहाज से वो मूव कर रहा है। तो एक ही वक्त में वो रेस्ट में भी है, एक ही वक्त में वो मोशन में भी है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी बॉडी मुकम्मल तौर पर रेस्ट में नहीं होती, ना कोई बॉडी मुकम्मल तौर पर मोशन में होती है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम जो रिमेनिंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम रिमेनिंग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हीट के बारे में। बच्चों हीट, इसके नाम से जाहिर है हीट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप नेचर ऑफ हीट को डिस्कस करेंगे कि हीट है क्या, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को डिस्कस करेंगे, यानी हीट को मुंतकिल करने के कौन कौन से तरीके हैं। 3 तरीके हैं, आपको आगे चल के सिखाऊंगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं इसके। तो बच्चों जब आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वो गर्म हो जाती है, ये उसका एक इफेक्ट है। आप किसी बॉडी को हीट देते हो, फर्ज करो वो मेल्ट हो जाती है, उसकी स्टेट चेंज होगी, वो सॉलिड से लिक्विड में चली गई, ये एक इफेक्ट है। तो आप इसको यूँ डिफाइन करेंगे, इट डील्स विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साउंड। ये भी बहुत आसान और सिंपल है, इसके नाम से ही क्लियर है। बच्चों इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आप साउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साउंड की नेचर को डिस्कस करेंगे कि वो वेव नेचर रखती है, ठीक। साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर फिजिकल एस्पेक्ट की समझ नहीं आती, फिजिकल एस्पेक्ट क्या।
बच्चों साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट मतलब ये समझ लो कि आवाज़ भारी है या बारीक है। जैसे लड़कियों की आवाज़ बारीक होती है, मर्दों की आवाज़ भारी होती है। ये एक फिजिकल एस्पेक्ट है साउंड का। आवाज़ ऊंची है या मध्यम है, ये भी एक फिजिकल एस्पेक्ट है। तो इस तरह फिजिकल एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्शन, साउंड को आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो? साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन से, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो हम इसको यूँ डिफाइन करेंगे, इट डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स से पहले आपको प्लाज्मा का पता होना चाहिए बच्चों कि ये प्लाज्मा क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बच्चों, आप जब सॉलिड को हीटअप करते हो तो वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को हीटअप करते हो तो वो गैस में जाता है। जब आप गैस को हीटअप करते हो ना तो उसके एटम्स जो हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन का पूरा एक मिक्सचर बन जाता है, एक समझ लीजिए एक खीर बन जाती है, ठीक है। एटम है ना, एटम, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पिछले बोर्ड पे बता के लाया हूँ मैं आपको। जब उसको हीट देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें से, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी, वो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से पॉजिटिव आयंस और जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक मिक्सचर मिल जाता है आपको, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो स्टडी है वो बेसिकली आप यहाँ पे प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यानी सिंपली प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा की जो प्रोडक्शन है, कैसे प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लाज्मा की, उसके बारे में जो स्टडी है वो आप प्लाज्मा फिजिक्स में करेंगे, ठीक है। प्लाज्मा समझ में आ गया ना। गैस को हीटअप करते हो, उसके एटम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन का और वो पॉजिटिव एटम्स का जो मिक्सचर है वो प्लाज्मा कहलाता है। इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, वो बनता कैसे है, प्रोडक्शन, वो आप यहाँ पे स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास जियो फिजिक्स। बच्चों जियो का मतलब होता है ज़मीन। जियो फिजिक्स मतलब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक हो गया। तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि पूरी लेयर्स होती हैं, एक लेयर ऊपर होती है, फिर उससे नीचे उन लेयर्स का अलग अलग नाम होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, ठीक है। तो जो हम अर्थ का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं ना वो हम जियो फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।